हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 31 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 32 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 31 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दे। परीक्षा नजदीक है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना 32 नंबर का मॉडल पेपर है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न है। कुल 6 भाग के माध्यम से दोस्तों अपन 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का भाग है? बताइए, मालपुरा करौली का मैदान है कौन सी नदी बेसिन का भाग है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बनास बेसिन का भाग है। दोस्तों, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मालपुरा करौली का मैदान और एक दोस्तों मेवाड़ का मैदान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो कितने, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। यह आपको इसमें याद रखना है। 7 कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पश्चिमी शुष्क प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 नहरी क्षेत्र, नंबर 3 अर्धशुष्क प्रदेश, नंबर 4 अरावली प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और नंबर 7 चंबल बीहड़ प्रदेश। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल, उसमें ये 7 भागों में बांटा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वह वर्षा रेखा है दोस्तों 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो दोस्तों, कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? तो दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। खारी नदी है, ये बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। बताइए, राजस्थान में दोस्तों 3 प्रकार का जल अपवाह तंत्र पाया जाता है, एक बंगाल की खाड़ी, नंबर 2 अरब सागर और तीसरी है दोस्तों इसमें अंतः प्रवाह नदी प्रणाली। दो अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कांतली है, गग्गर है, काकनी है। ये तीनों नदियां हैं वो दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे जाखम नहीं है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि ये प्रतापगढ़ से निकलकर माही नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नदियों का अतिरिक्त जल प्राप्त होता है? सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नदियों का अतिरिक्त जल प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये प्राप्त होता है रावी व्यास को। दोस्तों, रावी व्यास। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
वन रोपण अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जोधपुर इसमें गलत दे रखा है, ये दोस्तों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के दो प्रमुख जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के दो प्रमुख जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों उदयपुर और जयपुर। उदयपुर और जयपुर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बेरिलियम उत्पादन के दो प्रमुख जिले हैं, उदयपुर और जयपुर। ठीक है, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः भारत व राजस्थान यानी कि भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों 31.15% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.90%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से है। अनुसूचित जाति के प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों सही अवरोही क्रम है वो है यहाँ पर देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ये दोस्तों अनुसूचित जाति के प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो दोस्तों 76.38 है बांसवाड़ा के अंदर, और इनमें से उदयपुर में है दोस्तों 49.71%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जयपुर मेट्रो रेल लाइन प्रथम का फेज बी निम्नलिखित में से किसकी सहायता से वित्त पोषित है? राजस्थान में जयपुर मेट्रो रेल लाइन प्रथम का फेज बी निम्नलिखित में से किसकी सहायता से वित्त पोषित है? तो किसकी सहायता से वित्त पोषित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये एडीबी। दोस्तों एडीबी यानी कि एशियन विकास बैंक द्वारा ये वित्त पोषित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नई इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? नई इको टूरिज्म नीति है वो कब जारी की गई? तो ये जारी की गई दोस्तों जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में ये नई इको टूरिज्म नीति है वो जारी की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, स्टेपी तुल्य वनस्पति निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है BWHW। BWHW ये स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो BWHW जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है, ये जिसको बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, 11 कमरों वाला विशाल भवन निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? 11 कमरों वाला विशाल भवन निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों बालातल सभ्यता स्थल से। बालातल सभ्यता स्थल से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ किया? बताइए दोस्तों, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ किया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके साथ किया था? तो दलेल सिंह के साथ किया था दोस्तों। बूंदी नरेश दलेल सिंह के साथ में किया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर
17 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर के जाट राजवंश के संस्थापक चूड़ामन ने किस स्थान पर दुर्ग बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? भरतपुर के जाट राजवंश के संस्थापक चूड़ामन ने किस स्थान पर दुर्ग बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है थून में। ठीक है, कहां पर है? थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा, वो है यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अचलेश्वर मंदिर के लेख में चौहानों को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? अचलेश्वर मंदिर के लेख में चौहानों को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो क्या बताया गया है? तो दोस्तों वो है चंद्रवंशी बताया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रवंशी बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के अल्पवयस्क होने के कारण शाहजहां ने किसे जोधपुर का राज्य मंत्री नियुक्त किया था? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के अल्पवयस्क होने के कारण शाहजहां ने किसे जोधपुर का राज्य मंत्री नियुक्त किया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को। आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को दोस्तों ये जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त है वो किया था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा हमीर तथा मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। वर्तमान में सिंगोली स्थान किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों ये सिंगोली का युद्ध है वो 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1336 ईस्वी में दोस्तों ये सिंगोली का युद्ध है वो लड़ा गया था। ठीक है, और जिसमें हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को दोस्तों पराजित है वो किया था। और वर्तमान में सिंगोली है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भराती की उपाधि दी थी? माही भराती हुई, ठीक है, माही भराती की जो उपाधि है वो दोस्तों किसको दी थी औरंगजेब ने? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है राव अनूप सिंह को दी थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव अनूप सिंह को। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था? जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्नल होम्स। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल होम्स। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, कोटा प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोटा प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे इस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1932 में की गई। इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो वर्ष 1932 में की गई। ये कथन दोस्तों इसमें सत्य है। सॉरी नहीं, 1932 में तो कोटा प्रजामंडल की कहाँ स्थापना हुई थी? ये तो गलत है, 1939 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1939 में हुई थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिन हरि के द्वारा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना राज्य के बाहर बंबई में की गई, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना तो दोस्तों कोटा में ही हुई थी। देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष नंदूराम शर्मा को बनाया गया। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन एक ही है वो इसमें सत्य है, बाकी इसमें दोनों कथन है वो गलत दे रखे हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कुंभाराम आर्य के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंभाराम आर्य। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? राज्य के एकीकरण के समय राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों इसमें जयपुर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा थी और सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, महमूद खिलजी प्रथम ने
राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन के किले में दोस्तों एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंदिर स्थान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मंदिर स्थान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, चार चौमा मंदिर कोटा में है, बिल्कुल सही है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है, बिल्कुल सही है। सिरे मंदिर जालोर में है, ये भी बिल्कुल सही है। पांडुपोल मंदिर बाड़मेर गलत हो जाएगा दोस्तों। पांडुपोल मंदिर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है, अलवर में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक देवता पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों पाबूजी राठौड़ है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले ऊंट है वो यही लेकर आए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। तो प्लेग रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनकी फट सबसे लोकप्रिय है जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। तो दोस्तों ये कथन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट पाबूजी लेकर आए थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ऊंट रक्षक देवता भी इनको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 और 3 कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। लोकप्रिय फट है लेकिन यहाँ पे जंतर नहीं, रावण था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 और 3 कथन है वो इसमें सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, सॉरी 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों से संबंधित नहीं है? कालबेलियों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संकरिया, पणिहारी और इंडोनी, ये तीनों कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, लेकिन कच्ची घोड़ी नृत्य नहीं है। कच्ची घोड़ी दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये एक व्यवसायिक नृत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आचार्यों का चीक निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, आचार्यों का चीक निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें रम्मत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रम्मत। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बताइए, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जोधपुर में है दोस्तों, ये जोधपुर में है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये ब्यावर में लगता है। ब्यावर में चैत्र कृष्णा द्वितीया को ये आयोजित होता है बादशाह का मेला। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्र शैली से है? श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्र शैली से है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवगढ़ चित्र शैली से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है वो अपने को बताना है। चैत्र पूर्णिमा है ये, इसको दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा युग में सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है, बाकी इसमें सारी गलत है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा है वो चैत्र पूर्णिमा दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों, ये बुद्ध पूर्णिमा। कार्तिक अमावस्या, मौनी अमावस्या गलत हो जाएगा। कार्तिक अमावस्या का तो दोस्तों दीपावली मनाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। माघ अमावस्या दोस्तों सतिया अमावस्या, दोस्तों सतिया अमावस्या है ये माघ अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा माघ अमावस्या को दोस्तों मौनी अमावस्या मनाई जाती है, ठीक है, सत्या अमावस्या नहीं। श्रावण अमावस्या को दोस्तों हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर एक ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो सही है।
आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये महाराव छत्रसाल ने करवाया था दोस्तों, महाराव छत्रसाल ने। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छत्रसाल ने। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आसिंद भीलवाड़ा में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा में। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली का प्राचीनतम प्रमाण 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है? बताइए किस बोली का प्राचीनतम प्रमाण 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढूंढानी में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए वनफूल है, अग्निवीणा है, लीलटास है, ये तीनों ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया के हैं, लेकिन सपन प्रिया नहीं है, सपन प्रिया नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, सपन प्रिया विजयदान देथा द्वारा रचित ग्रंथ है ये, सी नंबर का ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित साहित्य एवं संबंधित साहित्यकारों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, गहरो फूल गुलाबरो के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वो है महेंद्र भानावत, बिल्कुल सही बात है। बागी की के रचनाकार कौन है? चंद्र प्रकाश देवल है, बिल्कुल सही बात है। मारू मंगल के रचनाकार है सुमेर सिंह शेखावत, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और राजस्थानी शब्दकोश नरपति नाल है, ये तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थानी शब्दकोश नामक ग्रंथ है ये दोस्तों सीताराम लालस द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सगती सुजस एवं देश दर्पण नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? सगती सुजस एवं देश दर्पण नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये शंकरदान सामोर के द्वारा रचित है ये। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शंकरदान सामोर। आगे देखिए यहाँ पर अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। भाग 1 में अपन ने 40 प्रश्न पढ़े थे, अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों 25 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है? राज्य पुष्प हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा है? और रोएडा का दोस्तों वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें टिकोमेला अंडुलेटा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, यह केंद्र स्थित है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, ये केंद्र स्थित है। ये केंद्र स्थित है दोस्तों अजमेर, जयपुर और सिरोही में ये केंद्र स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों जिसको बोलते हैं आफरी की स्थापना दोस्तों 1988 में जोधपुर में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए विष्णुकांत शर्मा, इनका संबंध है वो दोस्तों कबड्डी से नहीं है, बास्केटबॉल खेल से है। और सुश्री वर्षा सोनी का संबंध है वो दोस्तों हॉकी से है, यहाँ पर क्रिकेट दे रखा तो ये भी गलत हो जाएगा। विजय सिंह किशोर
विजय सिंह किशोर का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, बिल्कुल सही बात है। और गगन खोड़ा का संबंध है वो दोस्तों क्रिकेट से है, नौकायन से नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ संबंधित स्थान है, दूसरी तरफ मंदिर है। एक तरफ है संबंधित स्थान है तो दूसरी तरफ मंदिर है। यहाँ पर देखिए सकराय माता का मंदिर है, वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में है दोस्तों। उदयपुर वाटी झुंझुनू में है सकराय माता का मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए छींक माता का मंदिर है, वो दोस्तों कहाँ पर है? तो छींक माता का मंदिर है वो दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है छींक माता का मंदिर। और सेमकरी माता का मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भीनमाल जालोर में है सेमकरी माता का मंदिर। और दधीमती माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों दधीमती माता का मंदिर है वो दोस्तों गोट मांगलोद नागौर में है। ठीक है, नागौर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 3-4-2-1। 3-4-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला ही नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-4-2-1। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों तथा प्राचीन नामों को सुमेलित कीजिए। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए योगिनी पट्टनम, सॉरी योगिनी पट्टन है, ये किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों वो है जावर उदयपुर का। जावर उदयपुर का दोस्तों प्राचीन नाम योगिनी पट्टन था। ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें वृंदावती वृंदावती है, ये दोस्तों बूंदी का प्राचीन नाम था ये। और श्रीपंथ है, ये दोस्तों बयाना का नाम था ये। और सत्यपुर है, ये दोस्तों सांचौर जालोर का दोस्तों ये प्राचीन नाम था। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 2 कथन है वो दोस्तों दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल रख सकता है, अनुच्छेद 200 के तहत। पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यह अनुच्छेद 201 में वर्णित है। तो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर है। देखिए अब सही है। तो अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2, दोनों कथन है वो सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका नाम है दोस्तों हीरालाल देवपुरा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सादिक अली समिति का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 1964 के अंदर 1964 के अंदर दोस्तों ये समिति है वो बनाई गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है ये सादिक अली समिति। डी नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था खानिया की बावड़ी जयपुर से। दोस्तों खानिया की बावड़ी जयपुर से इसका शुभारंभ है वो किया गया था। वर्तमान नाम है इसका मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों वर्ष 1974-75 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1974-75 में।
52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? राजस्थान के किस जिले में सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए, तो वो है दोस्तों जनसंख्या शिक्षा ये प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता, बाकी तीनों रखते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का राजस्थान में क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में है। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल निम्नांकित में से किस कक्षा के शिक्षण हेतु उपयुक्त है? स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल निम्नांकित में किस कक्षा के शिक्षण हेतु उपयुक्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, ये दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 12 तक, सी नंबर का ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न है, इस्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों 2 मई 2020 को। यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसका ध्येय वाक्य था कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा आधारित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा आधारित है। तो दोस्तों ये अवधारणा आधारित है, तो ये अवधारणा आधारित है दोस्तों मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो सही है? तो दोस्तों देखिए, जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? बताइए कौन सक्षम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है समुचित सरकार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश सत्यापन तथा पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। तो दोस्तों ये मॉनिटरिंग की जाती है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य में कौन सा अभियान चलाया गया? तो राज्य में कौन सा अभियान चलाया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों साइबर शील्ड अभियान, या दोस्तों ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, 38वें नेशनल गेम्स में किसने रजत पदक जीतने वाली
मोनिका जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए। 38वें नेशनल गेम्स में रजत पदक जीतने वाली मोनिका जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो बीकानेर से है, बीकानेर की है दोस्तों। ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इनका संबंध साइकिलिंग से है। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? तो दोस्तों कौन सी योजना कार्यरत है? तो वो है दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती है? किस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ई स्टार्ट राजस्थान। ई स्टार्ट राजस्थान, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना का क्या नाम है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है, बताइए, पालनहार योजना नाम है दोस्तों उसका। ठीक है, पालनहार योजना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न पढ़े, अब अपन भाग 3 के अंदर 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए ये शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है, 66 से लेकर 75 तक। 66 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? तो ये दिए दोस्तों क्रो और क्रोने, क्रो और क्रोने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड यानी कि आइसबर्ग के समान है। यह वाक्य किस सिद्धांतकार से संबंधित है? बताइए कौन से सिद्धांतकार से संबंधित है ये? तो ये दोस्तों सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतकार से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए, चेतन स्तर, अर्ध चेतन स्तर और अचेतन स्तर, जिसमें ये उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य का मन तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा, ये चेतन मन का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिगमंड फ्राइड। 68 नंबर का प्रश्न है, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरिक्सन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एरिक्सन। नेक्स्ट 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों अधिगम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षी, जानवर पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशु, पक्षी या जानवर पर प्रयोग किए गए उनका युग्म दिया गया, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखिए थोर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही बात है। पावलाव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। और कोहलर ने यहाँ पर कबूतर दे रखा है, गलत हो जाएगा। कोहलर ने वन मानुष पर दोस्तों प्रयोग किया था, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है? नकारात्मक संवेग का प्रकार है तो दोस्तों वो है इसमें भय, दुख, क्रोध, घृणा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भय। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यवहार को उत्पन्न करती है तथा उसे निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार को उत्पन्न करती है तथा उसे निर्देशित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त लक्ष्य की तरफ, उपयुक्त लक्ष्य की तरफ निर्देशित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में सम्मिलित है। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में सम्मिलित है तो वो है दोस्तों 5 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओटिज्म शैशव संलीनता के लक्षण है। ओटिज्म शैशव संलीनता के लक्षण है तो दोस्तों वो है इसमें रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया का भाव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है तो वो शिक्षा पद्धति कौन सी दी है बताइए। तो दोस्तों वो विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है डोल्टन विधि। कौन सी? डोल्टन विधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डोल्टन विधि का प्रतिपादन है वो हेलेना पार्कहर्स्ट ने किया है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 4 पढ़ रहे हैं और भाग 4 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब किया गया? इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया। ए नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? तो वो है दोस्तों ई मित्र। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई मित्र। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक है। डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें राज ई वॉल्ट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में बना था? तो ये बना था दोस्तों सन 2000 में बना था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में। 80 नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। तो दोस्तों इसका आविष्कारक माना जाता है तो ये टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 पढ़ेंगे और भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के बारे में कौन सा कथन या कौन सा कथन गलत है? बताइए, गलत कथन को पहचानना है। 4 कथन दे रखे हैं, गलत कथन कौन सा है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, संविधान सभा ने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो दोस्तों ये अपना गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के 296 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कथन में से गलत कथन था तो वो था दोस्तों सी नंबर का। सी नंबर ही ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो कौन से 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है तो वो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। और देखिए, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से कथन है वो दोस्तों इसमें पूरे होते हैं, वो अपने को यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये सभी हैं। देखिए 1995 तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय दोस्तों सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य भी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है से पूरे होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए केवल 3 सही है तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद द्वारा। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एस राधाकृष्णन रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, आर वेंकट रमन भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी है वो नहीं रहे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नीलम संजीव रेड्डी। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह है वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है वो दोस्तों ये नहीं रहे। देखिए, नहीं 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 नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर, देखिए गवर्नर रहे, देखिए पूर्व वित्त मंत्री रहे। ठीक है, 1991 से 1996 तक रहे हैं। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, ये रहे 1982 से 1985 तक। और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो वो है सदस्यों को शपथ दिलाने का कर्तव्य कार्य होता है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का। बी नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है दोस्तों इसमें मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो यह अपनाया था दोस्तों 1993 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। उच्चतम न्यायालय के त्रुटिपूर्ण युग्म को दोस्तों अपने को यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, वाद और उस वाद के वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, तो दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण युग्म हो जाएगा। देखिए इंदिरा साहनीवाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी कि क्रीमी लेयर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अप्रवृत्ति नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता भाग है, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बेला बनर्जीवाद है, इसका संबंध पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत दे रखा है, त्रुटिपूर्ण युग्म में। 93 नंबर का प्रश्न है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों केंद्र तथा राज्य के मध्य। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये अधिकतम 3 वर्ष तक है वो लगाया जा सकता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 है डी। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नगर परिषद की नगर पंचायत की वार्ड समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कोट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नगर पंचायत कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, तो दोस्तों ये गलत है हो जाएगा। इसमें ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखिए नगर नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो तथा पार्षद चुने जाने की योग्यता धारण करते हो, यह समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष है वो चुनती है। तो यहाँ पर इसमें ये चौथा नंबर का कथन गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जे.एच. मेके ने किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है? किसमें उल्लेखित किया गया है? तो ये दोस्तों मनुस्मृति में उल्लेखित किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राक्षस प्रकार का विवाह है? राक्षस प्रकार का विवाह कौन सा है? तो दोस्तों वो है बंदी बनाकर किया गया विवाह। बी नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे दोस्तों माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए महावीर ने शादवाद का मार्ग अपनाया, बिल्कुल सही बात है। अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के अनुसार अज्ञान बंधक का कारण है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें एक दो तीन तीनों ही कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक दो और तीन तीनों ही सही है। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मगध। ठीक है, मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है कौन सा अभिलेख है, तो कौन सा अभिलेख है, तो वो है दोस्तों शिलालेख 12, शिलालेख 12। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रज्जुक थे, रज्जुक थे, कौन थे रज्जुक, तो दोस्तों मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी, बताइए किसने रची थी ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों दंडी ने। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एक गद्य काव्य है और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे दोस्तों दंडी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 106 नंबर प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये दोस्तों इल्तुतमिश के शासन काल में ये आक्रमण किया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, हाव ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बताइए दिल्ली का प्रथम सुल्तान है वो कौन था। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। दोस्तों किसानों की उपज का 1/10 भाग है वो कर के रूप में लेता था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी का एक विभाग था दोस्तों, बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर को ही ये मोहम्मद तुगलक का ये दोस्तों एक विभाग था। दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था एक विभाग। और दीवान ए रियासत बलबन गलत हो जाएगा दोस्तों, दीवान ए रियासत नामक विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बलबन दे रखा है। 109 नंबर का प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए हाउस 1939 ईस्वी में कौन ले आया था, बताइए तख्त ए हाउस कौन ले आया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों फारसी आक्रमण नादिर शाह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नादिर शाह। नेक्स्ट आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार निम्नलिखित में से किससे अपनाया था, किससे अपनाया था, तो दोस्तों ये पारसियों से अपनाया था, ए नंबर का ऑप्शन सही पारसियों से। 111 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन उच्चाधिकारियों और उनके कार्यों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों उनके युग्म पर अपने को विचार करना है। यहाँ पर देखिए मीर आतिश शाही तोपे खाने का प्रधान, मीर आतिश शाही तोपे खाने का प्रधान, दीवान ए तन राज्य के सारे समाचार केंद्र का भेजना था, मुस्तदी ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अब अपने को बताना है दोस्तों इसमें कौन सा इसमें सही है, कौन सा युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए मीर आतिश
दोस्तों मीर आतिश है, ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे पहला कथन है वो इसमें सही है। और दीवाने तन, ये राज्य के सारे समाचार केंद्र को भेजना था, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों दीवाने तन है, ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था, तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और मुस्तदी, मुस्तदी का जो कार्य था वो है बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करना, तो यहाँ पर आय व्यय का लेखा जोखा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ही सही है, केवल एक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना जाता है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था, तो वो कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों नाना साहिब। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी नंबर का ऑप्शन सही। सुमेलित करना है, एक तरफ है दोस्तों रिपोर्ट है और दूसरी तरफ अपने को ये बताना है कि वो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बटलर समिति रिपोर्ट, बटलर समिति रिपोर्ट, इसका संबंध है वो दोस्तों भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध से संबंधित है ये रिपोर्ट। और हार्टुंग समिति रिपोर्ट, हार्टुंग समिति रिपोर्ट ये दोस्तों ब्रिटिश भारत में शिक्षा की वृद्धि, शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं से संबंधित है दोस्तों ये रिपोर्ट, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। और हंटर जांच समिति, दोस्तों हंटर जांच समिति ये रिपोर्ट है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी, यानी कि 1 हो जाएगा इसका। और मूडीमैन समिति रिपोर्ट है, ये दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से संबंधित थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन थे बताइए? तो वो थे दोस्तों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, इसको दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसौर। बी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर समुद्र में, बताइए पृथ्वी पर है समुद्र में दोस्तों उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्च ज्वार आते हैं। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काई लाइकेन जैसी वनस्पतियां किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो कौन से जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य की विशेषता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है दोस्तों भारत है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सरदरिया और अमुदरिया नदियां गिरती है, तो दोस्तों ये नदियां गिरती है अरल सागर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अरल सागर में। 133 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बर्मिंघम जलपोत निर्माण गलत हो जाएगा दोस्तों। बर्मिंघम है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये जलपोत निर्माण इसमें गलत दे रखा है। और बाकी मैग्नीटोगोस्कर्क ये लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जोहान्सनबर्ग है ये खनन उद्योग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और ड्रेटाइट है ये ऑटोमोबाइल्स के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
124 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो दोस्तों धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो वो है दोस्तों लंदन। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लंदन। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग दोस्तों सीमेंट नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीमेंट नहीं है। 126 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विषुव रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी विषुव रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है दोस्तों जायरी नदी। जायरी नदी है ये दोस्तों विषुव रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली रेखा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 127 नंबर का प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वो है कनाडा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा। 128 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वो है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 129 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया? तो ये मई 1988 में किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन संबंधित है? तो दोस्तों ये अमर्त्य सेन संबंधित है, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 131 नंबर प्रश्न है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन नहीं, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, अनैच्छिक नहीं, चक्रीय बेरोजगारी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये दोस्तों अमर्त्य सेन है, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र सही है, ठीक है। और इसमें विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र साहू महाजन सेठ आदि की आश्रितता को कम करने के लिए स्वयं सहायता समूह है कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा? तो ये नाबार्ड के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 133 नंबर प्रश्न है, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो वो है देखिए इस समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 134 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसी की मृत्यु होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया? तो दोस्तों ये जारी किया गया 1990 में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1990 में। 136 नंबर का प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दी? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 137 नंबर का प्रश्न है, किस गतिविधि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए गृहिणी द्वारा खाना बनाना, एक शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, हस्तांतरित भुगतान, पेंशन, वजीफा, भत्ता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें बीमा, व्यापार, भंडारण एवं परिवहन को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सी नंबर ऑप्शन सही। 139 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के संतुलित विकास अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री समर्थन नहीं करता? आर्थिक विकास के संतुलित विकास अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री समर्थन नहीं करता? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों वो है प्रोफेसर रोस्टोव, प्रोफेसर रोस्टोव है, ये नहीं करता। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 140 नंबर प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1997 में,
सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वर्ष 1997 में। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 पढ़ेंगे और भाग 6 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न वो पढ़ेंगे। 141 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक बनाना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन संबंधित है तो दोस्तों ये संबंधित है, ये छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है तो वो कौन सी है? तो वो है मानचित्र। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, मानचित्र। 145 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण के उद्देश्य तो दोस्तों ये सभी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही। 146 नंबर प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए रेडियो है। रेडियो है दोस्तों, ये अमुद्रित माध्यम है ये, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 147 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षा है तो निबंधात्मक परीक्षा वो लिखित परीक्षा है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। 148 नंबर प्रश्न है, अन्वेक्षण विधि का लाभ है। अन्वेक्षण विधि का लाभ दोस्तों देखिए, छात्र की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, छात्र केंद्रित विधि, छात्र में अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का विशेष गुण है। तो दोस्तों विशेष गुण है, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सौंदर्य प्रेमी, स्थानीय परिवेश से परिचित, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में समर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो अच्छा मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता ये नहीं है, बाकी तीनों है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।